सभी साथियों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब मंच पर। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है मूल अधिकार, जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत के संविधान में जो अनूठी विशेषताएं मानी जाती हैं उस मूल अधिकार का एक बड़ा ही विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और लगभग जो है 22 भाग जो है इसमें समाहित हैं। इनमें ही हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं या जिसे मूल अधिकार कहा जाता है, ये भारत के संविधान में भाग 3 में है ना। अगर हम बात करें भारत के संविधान की तो उसमें भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है वह मौलिक अधिकारों की चर्चा करता है ना। और हमारे भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसके साथ ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटों की चर्चाएं की जाती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिक के भौतिक और नैतिक विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है ना, कि भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसके साथ ही मौलिक अधिकार किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई आवश्यक स्वतंत्रता और अधिकारों के समूह को संदर्भित करता है ना। ये एक बिंदु है जिस बिंदु को हमें देखना चाहिए कि मौलिक अधिकार वास्तव में मूल हैं, है ना, किसी भी नागरिक के लिए मूल होते हैं और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और जो अधिकारों का समूह है उसको संदर्भित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे भारत के संविधान में जो हमने चर्चा करी कि भाई कौन कौन से अधिकार हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे पहली बात आती है कि भारत का जो संविधान है उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 6 मौलिक अधिकारों की या मूल अधिकारों की चर्चाएं की गई, जिसमें समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, और अंतिम में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इस प्रकार ये 6 अधिकार हमें संविधान से प्राप्त होते हैं। एक बड़ी रोचक बात है जो जानने के लिए है कि मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की चर्चाएं की गई थी, जिसमें उपरोक्त 6 अधिकार और संपत्ति का जो अधिकार, जो 7वां अधिकार था, है ना, उसको 1978 में, है ना, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और उसके बजाय उसे संविधान के भाग 12 में, है ना, और अनुच्छेद 300A या 300 का के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, है ना, जो संपत्ति का अधिकार 7वां जो अधिकार था मौलिक अधिकार, उसको रिप्लेस कर दिया गया। कहाँ पर? संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A या का में। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने बात करी, तो अनुच्छेद 12 में क्या है? क्योंकि समानता का अधिकार तो 14 में है, तो 12 में क्या है? 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 भाग 3 के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तदनुसार राज्य में जो शामिल होते हैं बहुत सारी चीज़ें, उनकी एक अलग वीडियो उसके लिए बनाएंगे, है ना। फिलहाल ये मान लीजिए कि राज्य की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में है। आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 13, है ना, में प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। अनुच्छेद 13 के तहत प्रावधान स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, जिसे हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, उसको प्रदान की गई है। ठीक है। इसको चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। नेक्स्ट है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18।
कानून के समक्ष, देखिए जब हम बात करते हैं समानता की तो इसमें अनुच्छेद 14 की बात आती है, जो कि समानता में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है कानून के समक्ष समता, है ना, एक क्या है, कानून के समक्ष समता, और दूसरा जो है वह है कानूनों का समान संरक्षण। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भारत के राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह राज्य द्वारा मनमाने भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की गारंटी प्रदान करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। विशिष्ट आधारों पर भेदभाव का ये निषेध करता है या प्रोहिबिटेट करता है। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? यह प्रावधान केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को केवल इन आधारों पर अयोग्य, दायित्व या प्रतिबंध के अधीन नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता को प्रदान करता है। यह प्रावधान सार्वजनिक रोजगार या नियुक्ति के मामले में अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। यह इन मामलों में केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, वंश, ये जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में जातिगत विसंगतियाँ, छुआछूत, अस्पृश्यता, है ना, एक बड़े व्यापक स्तर पर एक समय फैल चुकी थी, जिसके उन्मूलन के लिए आवश्यक था कि इसे संविधान में प्रावधान कर दिया जाए। इसी कड़ी में यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। यह अस्पृश्यता को क्या करता है? समाप्त करता है। यानी कोई व्यक्ति अगर अस्पृश्यता का या छुआछूत की भावना फैलाता है ना, तो वह एक प्रकार से दंडनीय माना गया है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि 1955 में जो सिविल अधिकार संरक्षण है या 1989 का SC/ST एक्ट है, इस संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 18 जो है वह उपाधियों का अंत करता है। यह प्रावधान करता है कि राज्य को व्यक्तियों को सैन्य और शैक्षणिक, यानी दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक कौन कौन सी, एक सैन्य, दूसरा शैक्षणिक विशिष्टताओं को छोड़कर उपाधियां प्रदान करने पर क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। या किसी विदेशी राज्य में या उसके अधीन कोई उपाधि, उपहार, परिलब्धियां या कार्यालय स्वीकार करने के संबंध में कुछ प्रावधान भी करता है। चलिए, ये हमारे अनुच्छेद 14 से 18 हो गए। अब हम सेकंड में आते हैं, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक जाता है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकारों की चर्चा होती है, जैसे वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 के आ में है। सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 की हम बात करें, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। यह प्रावधान नागरिक, विदेशी या किसी भी व्यक्ति को मनमाने या अन्य या अत्यधिक दंड के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। पहला है भूतलक्षिक दांडिक विधियों के संरक्षण। अनुच्छेद 20 का एक क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसी समय लागू कानून का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जब अपराध हुआ था। साथ ही व्यक्ति को उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने आज की डेट में कोई अपराध किया है ना, तो आज जो विधि, मतलब आज की डेट में जो नियम है, जो विधि है, जितने दंड का प्रावधान करती है वही दंड उसको प्रदान किया जाएगा, भले ही इस दंड के लिए कल की डेट में कोई और सज़ा हो जाए, है ना। नंबर दूसरा,
दोहरे दंड से संरक्षण, अनुच्छेद 20 का ये दूसरा पॉइंट है। किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता जिसके लिए उसे पहले ही बरी या दोषी ठहराया जा चुका हो। है ना, किसी व्यक्ति को अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड जो है वो एक ही बार दिया जाएगा, 2 बार नहीं दिया जा सकता। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने पर बाध्य नहीं किया सकता है ना। ये तीसरा बिंदु आता है। ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, है ना, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अनुच्छेद 21 देखते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद प्रावधान करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, है ना, ये जो व्यवस्था है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है और व्यक्तिगत अधिकारों की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। वहीं अनुच्छेद 21 के में एक बड़ा पॉइंट जोड़ा गया, वो था 21A या 21 का, जिसे हम भारत की सरकार ने 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ उसके अंतर्गत जोड़ा। अब इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है उसकी गारंटी है प्रदान करता है। नेक्स्ट, गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण, यह है अनुच्छेद 22। यह प्रावधान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना, ठीक है, कौमा, कानूनी सलाहकार से परामर्श करने तथा उनका बचाव करने का अधिकार जो है, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार आदि शामिल होता है। यह मनमाने ढंग से हिरासत को रोकता है और हिरासत में व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार को सुनिश्चित करता है। अब हम आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहीं अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान किया गया है कि कारखानों में बच्चों को रोजगार पर नहीं लगाया जाएगा, है ना। अगला है अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण या प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये हमको अनुच्छेद 25 में दिखाई देते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की सुविधा, है ना, उसका जो मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है, वो अनुच्छेद 26 में है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के विषय में स्वतंत्रता, यानी अगर आप किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई पैसा देते हैं तो टैक्स में आपको छूट मिलती है। कुछ शिक्षा संबंधी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 28 में है ना। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के संबंध में है। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाए। तो इस अनुच्छेद के अनुसार प्रावधान क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी, है ना, जिनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा है, लिपि है या संस्कृति हो, उसे संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 29। चलिए, दूसरा है किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा स्वचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। ठीक है, अब आते हैं महत्वपूर्ण अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, है ना, एक प्रकार से आत्मा कहा था, है ना, ये मूल अधिकार की रक्षा भी करते हैं, है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 5 प्रकार की रिटें जो है ये जारी होती हैं इसके अंतर्गत। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है जिसमें किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए गैर कानूनी हिरासत के विरुद्ध लागू किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। नेक्स्ट,
परमादेश न्यायालय द्वारा किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया आदेश है जो उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है, जिसे वह पूरा करने में विफल रहा हो या करने से इनकार करता हो। इसे किसी सार्वजनिक निकाय, निगम, निचली अदालत, न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ भी इसी उद्देश्य के साथ जारी किया जा सकता है, लेकिन यह निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। तीसरा है निषेधाज्ञा। एक रिट है जो उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र में निष्क्रियता लागू करने के लिए जारी की जाती है। इसे केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। अगला है उत्प्रेषण। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को या तो उसके पास लंबित किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या किसी मामले में उस आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। इसे न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों, प्रशासनिक प्राधिकरणों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यह विधायी निकाय और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अगला है को वारंटो। शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ है किस अधिकार या वारंट द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। इसलिए यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध रूप से हड़पने को रोकता है। इसे केवल मूल सार्वजनिक पद के मामले में ही जारी किया जा सकता है। इसे मंत्री पद या निजी पद के मामले में जारी नहीं किया जा सकता। अन्य चार के विपरीत इसे कोई भी इच्छुक व्यक्ति मांग कर सकता है और ज़रूरी नहीं कि पीड़ित व्यक्ति ही ऐसा करे। तो इस प्रकार ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। अगले टॉपिक हम नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत देखेंगे, है ना। जल्दी हमारा वीडियो उपलब्ध होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल से जुड़ जाएं। यह निःशुल्क शिक्षा का बहुत बढ़िया माध्यम है जहां में फ्री में आपकी तैयारी कराई जाती है।